रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसका बादशाह बनने के लिए सभी देशों में होड़ मची हुई है और हर देश इस एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हर साल अपने अचीविंग टारगेट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। Thermal energy storage has a pretty unique opportunity to be extremely low cost. Around the world, renewable energy use is on the rise. जहां इंडिया 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद उसने 500 गीगावाट अपना टारगेट कर दिया। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सूरज से मिलने वाली स्वच्छ ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी अब बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका बन गई। लेकिन ऐसा क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी की हर साल डिमांड बढ़ते क्यों जा रही है और आगे रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, यह एनर्जी का ऐसा सोर्स होता है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जिसमें हम सनलाइट और विंड के थ्रू एनर्जी को बनाते हैं और यह काफ़ी सस्ता होता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। एक रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, उसके अनुसार 2021 तक पूरे विश्व का विंड प्रोडक्शन एनर्जी 743 गीगावाट था, जिसके द्वारा 1.1 बिलियन कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है, जो कि पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरे एक साल में जितना कार्बन इमिशन होता है उसके बराबर है। यह तो बस विंड के द्वारा बनाया गया रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, वाटर और हाइड्रोजन के जरिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी सुरक्षित है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार आज एनर्जी का 25% कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी का है। वहीं यह 2050 तक 85% होने का अनुमान है, यानी कि फ्यूचर में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तभी तो विंड और सोलर एनर्जी को फ्यूचर का ईंधन और कोयला कहा जा रहा है। और वहीं रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद इस रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जहां यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, वहीं रसिया ने इन देशों में अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। और यही कारण है कि आज दुनिया के बहुत सारे देश ऑयल और कोयले पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने लगे हैं, साथ ही अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करने लगे। जहाँ चाइना आज के 20 साल पहले इस रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में जीरो था, आज वही चाइना पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। वहीं अमेरिका भी इस फील्ड में दूसरे नंबर पर आता है। और बस इन्हीं दोनों देशों का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को ऐड कर दिया जाए तो यह पूरे दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का 70% होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और यह फ्यूचर में भी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है? गवर्नमेंट ने रिसेंटली केरला में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनवाया है। वहीं राजस्थान का एक गांव है भंडला, जहां सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनवाया है, जो कि 14,000 एकड़ में है। और बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो यह 2245 मेगावाट है। और यह सोलर पार्क कितना बड़ा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बस 1 मेगावाट लगभग 250 घरों की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कर सकता है। और वहीं इस 250 का मल्टीप्लाई हम इस सोलर पार्क के कैपेसिटी से कर देते हैं, तो यह लगभग 5.5 लाख से घरों से ऊपर की डिमांड को पूरा कर सकता है। यानी कि ऐसे हम 100 सोलर पार्क और बनवा देते हैं तो पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े सोलर पार्क को बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। वहीं इन सोलर पैनलों से इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं इतना ज़्यादा ज़मीन गवर्नमेंट को भी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इस रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन को अपने छत पे लगाना स्टार्ट कर दें तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही इससे हम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और कार्बन एमिशन को कम करके हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और यह सोलर पैनल रेनी सीजन और विंटर में काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि अगर समर्स में आप देखेंगे 6 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मॉनसून के सीजन में ये 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे होता है और विंटर्स में 4 यूनिट पर किलोवाट पर डे होता है। तो हाँ, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो रोशनी पर काम करता है। एज लॉन्ग एज आसपास रोशनी काफी है, चाहे बारिश आ रही हो, बादल हो, वो काम करेंगे। यही कारण है कि बहुत सी ठंडी जगहों में भी आपको सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत से घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, इवन दो वहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि एज लॉन्ग एज यहाँ पर रोशनी आपको आ रही है तो ये काम करते हैं।
वहीं एक रिपोर्ट्स का मानना है कि अगर आप सोलर पैनल्स को लगवाते हैं तो लगभग 3 से 5 साल तक आपको उसका खर्च निकालने में लग जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद आपको उससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सोलर पैनल लगाने के कुछ साल बाद काम करना बंद कर देता है, लेकिन रियलिटी में जो सोलर पैनल की लाइफ टाइम होती है वो 25 साल की होती है। लेकिन बहुत से ऐसे सोलर पैनल देखे गए हैं जो कि 1970 में लगाए गए थे, वो आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है, लेकिन उनको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वहीं दूसरी बात जो इस सोलर पैनल को लेके कही जाती है कि ये काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है इसका दाम कम होते जा रहा है। वहीं आज की डेट में गवर्नमेंट भी इस सोलर पैनल के लिए अच्छी खासी सब्सिडी देती है। अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो इस रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट दिखता है। अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे और लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा काम करे तो इंडिया भी चौथे स्थान से पहले स्थान पे आके पूरी दुनिया को इस रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में लीड कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें आपको ट्यूलिप टरबाइन के बारे में बताया गया है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और इसको आप सोलर पैनल की तरह अपने छत पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अवेयरनेस फैलाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, यह आपका भी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इंडिया इस एनर्जी रिवोल्यूशन में आगे आ सके।